पहली बार जब आगरा में गया था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। सारे अखबारों ने लिखा कि 25 सालों में वी आर मिसिंग राज बब्बर। और राजनीति में नेता लोग कहते हैं कि हम जातिवाद की बात ही करते, लेकिन सबसे बड़ा जातिवाद का खेल राजनेता ही खेलते हैं। जो 3 चुनाव जीता है वो कभी जाति के बल पे नहीं जीता आगरा में। अरे मुझे तो लाने वाला भी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में यादव ही है, मुलायम सिंह यादव। गुड़गांव के लोग, हरियाणा के लोग याद कर रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे प्रचार करने के लिए। धर्म और मजहब से ही ताना बाना खराब नहीं होता। संजय जी, आप तो मुझे सब कुछ उगलवा के छोड़ेंगे यार। नहीं, मैं क्योंकि मुझे लगता है कि नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। गुड़गांव में चुनाव देखने का मेरा बड़ा मन था। मन इसलिए ज़्यादा था कि किसानों के संग जो सरकार ने किया है, मैं देखना चाहता था उसका रिएक्शन क्या होता है। किसान आए थे, वो दिल्ली जाना चाहते थे और सरकार अड़ गई कि भाई हमें दिल्ली नहीं भेजना है। तो किसानों के लिए दिल्ली ना जाने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत कोशिशें की गई, कीलें गाड़ी गई, ड्रोन से उन पर गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, गोली चलाई गई और बहुत बहुत कुछ हुआ। तो मैं गुड़गांव को चुनाव देखना चाहता था कि किसान अब क्या करेंगे। दिल्ली सबके लिए खुली हुई है। दिल्ली में भ्रष्टाचारी चले जाएंगे, बलात्कारी चले जाएंगे, हत्यारे चले जाएंगे, संसद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन किसान दिल्ली तक नहीं जा सकते। तो मैं आया हूँ, कई गांव में घूमा तो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमें दिल्ली से रोका तो इस बार हम इनकी दिल्ली रोक देंगे। ऐसी बातें हैं यहाँ पे। लेकिन इस बीच में हरियाणा का एक लोकसभा सीट ऐसी है जो बहुत चर्चा में है, पूरे देश में चर्चा में है। यूँ तो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग आए और लेकिन वो एक मुखौटा बन के रह गए। लेकिन एक नौजवान, मैं नौजवान इसलिए कहूँगा कि जिन्होंने राजनीति में फिल्म इंडस्ट्री से आके कदम रखा था, तब नौजवान थे और पूरे देश में एक बहुत खास पहचान बनाई थी। आप समझ गए होंगे, मैं गुड़गांव लोकसभा में गांव में हूँ और मेरे साथ है राज बब्बर जी। बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई आपका। मुझे आपका वो वाला दौर से अब वाला दौर याद आ रहा है। उस समय मैंने आपको क्रांति की बातें करते हुए देखा था। उस दौर से इस दौर के बीच में राजनीति में उतने एक्टिव नहीं रहे आप, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं था। बीच का एक दौर 2014 के बाद, 2019 के बाद मुझे सजाएं भी हुई। मुझे ऐसा माहौल बना दिया गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मुझे 2 साल की सज़ा भी हुई, लेकिन कानून पर मुझे भरोसा था और जुडिशरी पर भरोसा था। मुझे स्टे मिला और मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ गुड़गांव में चुनाव के लिए भेजा। आप जब आए तो ये सीट बहुत कमज़ोर थी कांग्रेस की दृष्टि से, और लोग कह रहे थे कि हरियाणा में भले कितने मालो, लेकिन गुड़गांव कमज़ोर सीट है। तो कमज़ोर सीट पे आपको भेजा गया, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माहौल कैसा है? देखिए, मैं सच पूछे तो सीट कमज़ोर नहीं थी, दरअसल भरोसा नहीं था। और आज भी मुझे इतना गुरूर नहीं है कि मैं कोई बहुत मजबूत आदमी मैं चुनाव लड़ने आऊँ। मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ कि ये चुनाव अगर लड़ेगी तो जनता लड़ेगी। राज बब्बर मात्र एक बीच का कहना चाहिए कि वो एक जरिया सा हो, और ये पार्टी ने एक ऐसा चीज़ को इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे राजनीतिक या सामाजिक जीवन की जो मेरी छवि है उसको लोगों तक जो है उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का दाग नहीं होगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, इस पर कोई ये नहीं कि भाई 25-26 साल के संसदीय जीवन के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर इसने कोई गैस की एजेंसियां ली हों, कोई पेट्रोल पंप लिए हों, कोई मकान जायदाद वगैरह सरकारी हक किए हों। तो ये एक था, और मुझ पर भी बेचारे जो भी सरकारी तंत्र था वो कुछ मेरे खिलाफ कुछ पा नहीं पाया। तो इसलिए मैंने अपने आप को बचा के रखा इन तमाम चीज़ों से, और ये छवि मुझे मेरे अंदर एक हौसला दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर आदमी पैसा कमाने वाला ही जो है वो राजनीति के अंदर गुड़गांव जैसे क्षेत्र में सफल होगा। और यहाँ की समस्याओं को लेकर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आ गया कि इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। और यकीन मानिए, मैं जब पहली बार जब आगरा में गया था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं बात वहाँ सड़क, पानी, बिजली की करता था। मैं वहाँ ये कहता था, चुनाव लड़ते 1999 की बात है, मैं ये कहता था मैं यहाँ बिजली के खंभे देख रहा हूँ लेकिन इसमें रोशनी नहीं है, बल्ब तो है लेकिन रोशनी नहीं। लोगों की ये सीधी बातें समझ में आई, और हुआ भी ऐसा ही कि लोग समझ रहे थे कि तो संसद का चुनाव लड़ने आया ये व्यक्ति और ये सभासद से भी नीचे वाली बातें कर रहा है। लेकिन लोग वही चाहते थे क्योंकि उनकी ज़रूरतें वही है। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जा रहा हो और वो उसका पाँव गड्ढे में पड़ जाए
और उसका पाँव टूट जाए, या साइकिल से अगर कोई सामान लेके जा रहा हो, साइकिल उसकी पलट जाए, उसका पूरा का पूरा जो है वारदाना गिर जाए साइकिल से। तो समस्याएं आम आदमी की ये होती हैं, और ये आम आदमी की समस्या को समझने के लिए आप उसके बीच में रहना पड़ता है। क्योंकि हर मेरा कहता हूँ आधे किलोमीटर में 2, 3, 4 समस्याओं का हल, जो इनकी समस्या अलग होगी, इनकी समस्या अलग है, उनकी समस्या अलग होगी। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ में बैठ के सुलझाई और समझी जा सकती है। यहाँ पर वो समझने और समझाने की प्रक्रिया जो है वो 20 साल से ये सांसद चुनते रहे, लेकिन समझने और समझाने की प्रक्रिया में शायद ये लोग बहुत दूर हो गए, क्योंकि जिसको ये समझाना चाहते थे वो समझने के लिए इनके बीच में खड़ा नहीं होता था, वो इनके बीच में बैठता नहीं था। जिसको ये समझाकर अपनी समस्याओं का निदान करवाना चाहते थे वो 20 साल से सांसद तो बनते गए, वो मंत्री भी बनते गए, लेकिन इनकी बात नहीं समझी। और आज मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई राज बब्बर नहीं लड़ रहा और न लड़ेगा। मुझे तो इनकी जो समस्या है उनसे लड़ना है। अगर मुझे इन्होंने अधिकार दिया, लड़ना तो इन्होंने है, जो और लड़ना भी एक ही दिन है, 25 तारीख को वोट दबा के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस दिन लड़ लें, उसके बाद की लड़ाई में लड़ूं। हाँ ठीक बात है। हमने गुड़गांव की एक दौर में वो तस्वीर देखी थी राज भाई की, गुड़गांव को लोग कहते थे ये सिंगापुर है, ये जापान है, बहुत डेवलप था। और फिर हमने वो तस्वीरें भी देखी कि एक जरा सी बारिश आई और पूरा गुड़गांव में डूबता हुआ नजर आया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ लग रही थी उन्होंने हाथ पीछे खींचे, और फिर गुड़गांव कुछ और चीज़ों के लिए मशहूर होने लगा, हरियाणा कुछ और चीज़ों के लिए मशहूर होने लगा। लोगों के खान पान पे सवाल उठाने लगे, लोगों की जहनियत पे, लोगों के कपड़ों पे सवाल उठने लगे। ये जो खेल खेला गया हरियाणा में पिछले 10 सालों में, क्या ये खेल इस चुनाव में भी है? नहीं, मैं नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता कि ये बुनियादी यहाँ पर जो लोग हैं वो गाँव में रहने वाले, गाँव में बसने वाले लोग हैं, और वो किसान हैं। अब ये बात दूसरी है कि उनकी ज़मीनें जो हैं, जब ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी तो उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई। उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई, जो उनको मुआवजे उठाए उससे उनकी कीमत उनके हाथ में आई, उनके बच्चों ने, उन्होंने लगा कि पैसा आ गया। लेकिन सही माने में किसान की किसानी ख़त्म हो गई, और किसानी ख़त्म होने के बाद में पैसे आ गए, लेकिन रोज़गार चला गया। रोज़गार नहीं, एक पहचान चली गई बड़ी, और उस किसानी के अंदर किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं किसानी करूँगा, क्या मिलेगा मुझे। तो ये जो एक देश की प्रणाली है, और ये लोग एमएसपी के लिए क्यों सामने खड़े हुए कि भाई हमारी किसानी जो है, हमारी ज़मीनों की कीमतें तो बढ़ रही हैं, और हम किसानी करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसका एवज तो हमें मिलता नहीं। तो ये सरकार ने दोहरी मार करने की कोशिश की कि इनको एमएसपी ना दो, इनको इस लायक बना दो कि ये अपनी ज़मीनें अपनी बेचते चले जाए, और विकास के नाम पर ये अट्टालिकाएं ऊंची होती चली जाएं। लेकिन अट्टालिकाएं बनाने के बाद में संजय जी, आप यकीन करिए, आपने जो बात कही ना, ये जो पानी की नावें चलती हैं, आपने पुराना, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 3 क्षेत्र, 3 ज़िले हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात। यहाँ 3 ज़िलों की समस्याएं अपनी अपनी और सबकी गंभीर समस्याएं, और ऐसी समस्याएं जो इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप गुड़गांव को देखते हैं तो गुड़गांव के अंदर ये जो बादशाहपुर जहाँ हम बैठे हुए हैं, और गुड़गांव पुराना गुड़गांव, इसी बादशाहपुर में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें आपको नजर आएंगी। दिल्ली से आप जब आएंगे तो देखते हुए लगे वाह क्या गुड़गांव है, मिलेनियम सिटी। लेकिन ये मिलेनियम सिटी में ज़मीन पर रहने वालों को सहूलतें नहीं हैं, सीवर नहीं, सड़कें नहीं, कई ऐसे हालात हैं यहाँ पर कि आप देखेंगे कि एक जगह कोई कह रहा है मुझसे कि भाई यहाँ मुझे देखिए, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, देखिए बच्चे मर रहे हैं, जब ये हो गया ये यहाँ पे सड़क पे, इस सड़क को चौड़ा किया जाए। कोई थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बोलता है कि सड़क पे फ्लाईओवर बन जाए। कोई कह रहा है कि इस सड़क के ऊपर मुझे कट मिल जाए, है ना, क्योंकि इस एक्सप्रेस हाईवे बना दिया है, मतलब ये बन गया तो कट मिल जाए, क्योंकि इससे हमारा उधर से आते हैं हमारे बहुत नुकसान भी होता है, और बहुत। अब ये समस्या को कौन समझेगा। मुझे तो दुख होता है कि इनको 20 साल का सांसद चुनने के बाद भी ये निदान छोटी छोटी चीज़ों के हैं, और ये निदान कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि जब तक सिविक प्रॉब्लम्स को अगर आप ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के साथ में डिस्कस नहीं करते हैं, उनके पास में नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में आप डिस्कस करके उनके जो कानों तक ये बात नहीं पहुंचती, वो उनका ये मकसद नहीं कि सड़क बना लें और सड़क से सिर्फ ट्रक पूछते जाए, कारें चली जाए।
उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग वहाँ आस-पास रहने वाले हैं, उनको क्या सहूलतें मिलती हैं, लेकिन कहे कौन इनकी? हाँ ठीक है, तो आपको क्या लगता है सांसद जी 20 सालों में रहे, लेकिन क्यों नहीं आते थे, क्यों नहीं सुनते थे, क्या कारण क्या रहा होगा? अब ये मेरे तो लफ्ज़ नहीं हैं, मेरे तो साथ मेरे सहयोगी भी रहे, लेकिन यहाँ जो सुनने में मिलता है कि वो थोड़ा-सा उनके अंदर एक राजा परिवार का एक वो है, और वो मिलते भी वैसे दूर दूर से हैं। वो किसी के शादी का कार्ड अगर आए तो वो कह देते हैं, तो पता नहीं है कि मैं तो कभी किसी की शादी में नहीं जाता। ना किसी की शादी में, ना किसी के दुःख में, और मिलने के लिए भी शायद वो समयबद्ध मिलते हैं। हफ्ते में 1 बार 1 घंटे के लिए, या अगर मान लो ज़्यादा टाइम मिल गया तो हफ्ते में 1-2 बार। यहाँ हमारे मित्रों ने बताया यहाँ ये सही है, लेकिन अभी तक उनके बयान आए तो कम से कम मैं अपने उन साथियों से पूछूं, भाई उनका तो बयान आया है, लेकिन 4 दिन से मैं कह रहा हूँ ये बयान तो कहीं उनका जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये बात जो कह रहे हैं मेरे मित्र, कह रहे हैं जो मेरे साथी, वो सही है कि वो लोगों के बीच में नहीं आते। वो कभी शायद वोट मांगने के बाद में, वोट लेने के बाद, वोट मांगने भी शायद कई जगहों पे नहीं आते। रेवाड़ी उनका अपना क्षेत्र है, वहाँ संजय जी पानी की इतनी इस कदर समस्या है पीने के पानी की। वहाँ पर जो राजस्थान से एक जहरीला वो जो है इंडस्ट्रियल पानी आ रहा है, वो जमा हो गया है, और वो इतनी बड़ी झील बन गई है कि वो झील का पानी 30-1 किलोमीटर के घेरे में वो सब किसानों की ज़मीन को ख़त्म कर देगी। वहाँ जो भी फसलें होंगी वो बड़ी मुश्किल से पैदा होंगी। पीने के पानी से वहाँ लोग बता रहे हैं कि आसपास के गांव में कैंसर होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें प्रतिनिधि का फ़र्ज़ बनता है कि उनको रिएक्ट करे, उनको समझे, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ होने से मैं मंत्री बन जाऊं, उससे मेरी पहचान नहीं बनती। शायद मैं लोगों के बीच में रह के उनके काम करूं, तो उनके बीच में रह के उनको एहसास दिलाऊं कि मैं उनका आदमी हूं, शायद इससे पहचान बनती है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, आप मुंबई में दिखाई देंगे, कहाँ गुड़गांव में दिखाई देंगे। हाँ, उनका कहना बहुत सही है। उनको शायद ये समझाना पड़ेगा, और ये यहाँ की जनता समझा देगी कि राज बब्बर 5 बार का सांसद है, 3 बार लोकसभा जीता है और आगरा से जीता, जो सुरक्षित सीट हो गई। उसके बाद में पार्टी ने उसको यहाँ पर दिया, और 2 बार का राज्यसभा में। मैंने भी सच है, मैं इमारतों में, दीवारों में, बंगलों में नहीं करता। मेरे दादा भी आगरा में किराए पे रहते थे, वो रेलवे के बंगले में। मेरे पिता भी रेलवेज में थे, वो भी किराए पर रहते थे सरकारी क्वार्टर में। मैं भी वहाँ पे 26 साल रहा हूँ, मैं भी वहाँ किराए पर रहा हूँ। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा घर नहीं है। शायद आगरे का हर व्यक्ति ये कहता है कि राज बब्बर हमारा है, राज बब्बर यहाँ का परिवार है यहाँ। और इस बार के चुनाव में सारे अखबारों ने लिखा कि 25 सालों में वी आर मिसिंग राज बब्बर। तो ये अपने आप में मेरे लिए शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ के लोग आज भी मुझे प्यार कर रहे हैं और मेरे लिए सोच रहे हैं कि मैंने वहाँ पे काम किया। राजी, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को एक ऐसे मुकाम पे देश का लोकतंत्र आ गया है जहाँ पे संविधान को बचाने की भी बात हो रही है, और देश में संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह खत्म किया गया, जिस तरह उन आवाज़ों को कुचला गया जो आवाज़ें बोलना चाहती थी, बहुत नाजुक मोड़ पे है। तो इस चुनाव की पृष्ठभूमि में हरियाणा कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा? पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, केवल गुड़गांव की बात मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हरियाणा की नब्ज़ जो है आपको गुड़गांव से इसलिए मिल जाएगी कि इसमें शहर भी है, इसमें गांव भी हैं, इसमें 36 बिरादरी के लोग भी हैं। और ये सही माने में ये हरियाणा को आप गुड़गांव से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर करनाल के लोग भी यहाँ पर बड़े बिजनेस कर रहे हैं, पानीपत के लोग भी यहाँ बड़े बिजनेस कर रहे हैं, अम्बाला के लोग भी यहाँ पर हैं। तो ये और इसमें जो है रोहतक के लोग भी यहाँ पर हैं, इसमें जो है सिरसा के लोग भी यहाँ पर, क्योंकि गुड़गांव एक सिंबल बन गया है प्रोग्रेस को लेके, प्रगति को लेके। तो लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सबके परिवार में बच्चे हैं या कुछ। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी संजय जी कि आज 10 की 10 सीट पर हरियाणा में कांग्रेस जो है बढ़त लेगी। और ये ज़्यादा हो गया। मैं देखिए, अब आप इस बात को नहीं मानेंगे, मैं ज़्यादा आप कह सकते हैं, लेकिन आप अब देखिए, मैं आपको बताऊं, अम्बाले जैसी सीट के ऊपर कांग्रेस जीत रही है आज फाइट में। मतलब मेरे बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं फाइट से ज़्यादा मैं लोगों के बीच में हूं। तो लोग तय करेंगे कि मैं फाइट में हूं या नहीं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि लोगों की आंखों में मैं चमक देख रहा हूं। और इस सीट को वो आज जो है
ये नहीं मान रहे कि अरे भाई हमारा वोट इस बार ज़ाया हो जाएगा, वो मान रहे हैं कि इस बार हम इस वोट से कमा लेंगे और हम जीत के जाएंगे। और राजनीति में नेता लोग कहते हैं कि हम जातिवाद की बात नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा जातिवाद का खेल राजनेता ही खेलते हैं। आपको इस सीट पे भेजा गया क्योंकि यहाँ पे पंजाबी वोट आपको मिल सकता है, मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, तो कांग्रेस ने भी सोचा कि हमारा जाति का गणित इस सीट पे फिट होता है, राज भाई हमारे लिए फिट होंगे। ये सवाल सही है क्या? देखिए, मैं अपने आप में बजाते खुद जो है, मैं जो 3 चुनाव जीता वो कभी जाति के बल पे नहीं जीता आगरा में। आपका कहना सही हो सकता है, क्योंकि कई जगह जाति बहुत महत्वपूर्ण है और उसका कारण जो है पिछले 10 साल का वो पूरा का पूरा वक्फा है। और अब आज की तारीख में हुड्डा साहब को 36 की 36 बिरादरी जो हरियाणा की उन्होंने नेता माना है। तो ये एक समीकरण में हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं आ जाता हूँ। हाँ भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं तो हूँ भाई, ये तो सच है। और ये भी नहीं कह सकता कि मेरे रिश्तेदार नहीं हैं यहाँ, मेरे हैं, मेरी बहनें यहाँ पर हैं, मेरे भतीजे मेरी भतीजियों की शादियाँ यहाँ पे हुई हैं। तो ये भी नहीं कह सकता, मेरा भी एक घर है लेकिन किराए पर है, तो छोटा सा घर है। और अब मैं उसको ये तो नहीं कहता कि चुनाव हो गया तो भैया घर खाली कर दे, लेकिन मैं तो ये तो सच है कि कहीं ना कहीं, और ख़ासकर चुनाव में जातियाँ बहुत जो है पार्ट प्ले करती हैं। लेकिन जातियाँ जो है एक सीमा तक करती हैं, और जातियाँ भी अगर आप अपने लिए कुछ कमा लेते हैं, अपने लिए व्यक्ति के रूप में नहीं, अपनी जाति के रूप में भी अगर आप कमा लेते हैं, तो जाति को इस बात का गौरव होता है। लेकिन जब दिखता है कि सामाजिक रूप से आप जो हैं, ये तो कोई भी जाति वाला भी नहीं इस बात को, मुझे तो उन्हीं की जाति के लोग ही बता रहे हैं कि ये किसी से मिलते नहीं हैं, किसी के ब्याह शादियों में नहीं आते हैं, किसी और ये मिलने के लिए हफ्ते में एक बार मिलते हैं। तो ये मुझे उन्हीं के लोगों से पता लगा। आपको पता चला होगा, लेकिन मैं तो अभी घूमा गांव में, मुझे लोग सीधा सीधा समझाते रहे कि 6 लाख मुसलमान है, 2.5 लाख पंजाबी है और 2.5 लाख जाट है, 1.5 लाख जाट है और जाट भी नाराज है। तो सीधा 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 कैलकुलेशन जो है, अगर ये बिठा दे रहे हैं गाँव के लोग, तो ये कैलकुलेशन तो नेता के पास भी रहता ही होगा कि भैया इतनी जाति इतनी हमारे पास में आ गई, ऐसा कैलकुलेशन तो होता ही होगा। संजय जी, मैं अतिशयोक्ति होगी, आप यकीन मान लीजिए मेरा, जातियाँ ये जो आप जो समीकरण बता रहे हैं ये सही है, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा की, उन्होंने कुछ तो सोच समझ के ही मुझे यहाँ पे भेजा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यादवों में मुझे इतना प्यार मिल रहा है और मुझे जो यादवों का वोट मिलेगा, शायद लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है, ये अपनी जाति के बाद में उनके सेंध लगाने वाले। नहीं, मैं सेंध नहीं लगा रहा, ऑनेस्टली मैं सेंध नहीं लगा रहा हूँ। अरे मुझे तो लाने वाला भी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में यादव ही है, मुलायम सिंह यादव, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? तो अखिलेश को आपने नहीं बुलाया यहाँ पे अभी तक? ये पार्टी तय करती है, कांग्रेस पार्टी तय करती है अलायंस से, कि यहाँ पर अखिलेश आएंगे या तेजस्वी आएंगे या केजरीवाल आएंगे या कौन आएंगे, ये पार्टी तय करेगी, या राहुल जी आएंगे। आपने तो बताया तो होगा ना कि इनको भेज दो, मेरा काम सेट हो जाएगा। संजय जी, आप तो मुझे सब कुछ उगलवा के छोड़ेंगे यार। नहीं, मैं क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी और अखिलेश का मन तो होगा आपकी आ जाएंगे तो माहौल बन जाएगा। मेरे दोनों भतीजे हैं, मैं मतलब मेरा कैरियर मुलायम सिंह जी के साथ शुरू हुआ है, और लालू जी जिस वक्त वो एक जेपी की मूवमेंट में थे और उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए जब 89 के अंदर जब आए थे, तो नीतीश और उनके साथ में थे, तो कहीं ना कहीं उन भाइयों में मैं भी उनके साथ ही में था। हाँ, आपने तो कई इतिहास बनाए हैं, लखनऊ का चुनाव फंसा दिया था आपने अटल बिहारी वाजपेयी के, वो तो सब सारी याद है। एक आखिरी सवाल, गुड़गांव के लोग, हरियाणा के लोग याद कर रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे प्रचार करने के लिए। वक्त मेरे पास नहीं, वक्त मेरे पास में नहीं। उसका कारण ये है कि अभी राहुल जी ने टाइम दे दिया, जो है हुड्डा साहब आना है, तो फिर ये अगर इस तरह से करना शुरू हुआ, क्योंकि कहते हैं जब फिल्मी लोगों को, जब मैं अपने साथियों को, हाँ मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बच्चे आएंगे, वो सारी फिल्मों में काम करते हैं, मेरी बेटी भी करती है, मेरा दामाद भी करते हैं, मेरे दोनों बेटे भी हैं, बड़ा नाम है सबका। तो वो ठीक है, लोगों में प्यार है उनके लिए, तो वो लोग होंगे, और उनके दोस्त यार एक आध कोई आएगा, लेकिन मैं कोई ऐसा बड़ा इसलिए नहीं करना चाहूँगा, अभी वो देखने पर करूँगा कि 15 के बाद में किस तरह का टेकअप होता है चुनाव का,
क्योंकि मेरे पास टाइम है कि नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुंचना चाहता हूँ, तो कोशिश करूंगा कि किस तरह से पहुंच सकूं। पैसे तो बहुत सारे खर्च होते हैं ना चुनाव में। आप यकीन करेंगे, हाँ। वाकई होते हैं। और आज मुझे 51,000 रुपये दिए यहाँ की पंचायत को। अच्छा। तो ये उन्होंने एडवांस में इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो वापस कर दीजिएगा उनका काम करके। नहीं, वापस तो नहीं करूंगा। ये काम करके मेरे पर उधार रहेगा, और जो जिस चेक पे साइन करने की ताकत होगी ना, ये इसी 51,000 से और इनके वोट से मिलने वाली है, तो इनको वापस क्या करना है, इनका पैसा इनको मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, आपका आखिरी बात, आप देश को और अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, ये सम्मान जो है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस सम्मान को बढ़ावा दूं। क्यों नहीं करूंगा सर? जो मेरे माँ बाप अगर मुझे पालते हैं, मेरी पढ़ाई में खर्चा करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो बड़ा होकर मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। तो ये तो आपने मेरी इस लड़ाई में मुझे 51,000 रुपया नहीं दिया है, बल्कि मेरी लड़ाई को आसान करने के लिए मुझे रास्ता दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। एक आखिरी सवाल, आप अपनी जनता को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, और इस चुनाव को हम मात्र चुनाव ना समझें। ये कोई, अब आपने सवाल को बिरादरी जात पे ले गए थे, तो मैं नहीं कह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जात, बिरादरी, धर्म, मजहब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और बहुत ही खासकर चुनाव में इनका बहुत महत्व होता है। इस चुनाव में हमें बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्ग आज सुखी नहीं है। और ये चुनाव में जिस तरह से अगर एक बार और अगर ये सरकार आती है, तो देश को बहुत बड़ा इसका जो भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश कभी माफ़ नहीं कर पाएगा कि हम लोगों ने कितनी गलती की। हम लोगों को चाहिए कि हम इस बार किसी का तिरस्कार मत करो, लेकिन परिवर्तन करो। परिवर्तन के बाद जो दूसरे लोग आते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं, फिर इनको दो। लेकिन परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अहम जब आ जाता है, अहंकार जब आ जाता है, गुरूर जब आ जाता है, और किसी को भी आप किसी भी तरह से अपनी ताकत से आप कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी किसान की पिटाई, कभी नौजवान की, कभी फौज को आप जो अग्निवीर जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में ले आए, अब इस तरह की जब चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप देश के उस ताने बाने को ख़राब कर रहे हैं। धर्म और मज़हब से ही ताना बाना ख़राब नहीं होता है। ताना बाना सामाजिक जो व्यवस्था है, जब हम उसको तोड़ते हैं, उससे ताना बाना, और ये व्यवस्था तोड़ने का काम हो रहा है। आप भरोसा नहीं रह गया कि हमारा, पता नहीं मेरा मुकदमा जा रहा है अदालत में, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं किस पक्ष की जाके मैं हाथ जोड़ूं ताकि मैं किसका झंडा उठाऊं ताकि मेरे ऊपर मुझे कोई मार ना पड़े कोर्ट में जाकर। इसलिए प्लीज़ मेरी तो यही राय है कि मैं कोई विद्वान की तरह से, कोई राजनेता की तरह से नहीं, लेकिन आम आदमी की तरह से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, हमें बदलाव करना चाहिए। हमें परिवर्तन की इस मोड़ में ये मौका है। बेरोज़गारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कम से कम ये जो अब चुनाव जो आया है, इस उंगली में बहुत ताकत है। एक नेकी के लिए, बदलाव के लिए इस उंगली का इस्तेमाल हम कर लेंगे संजय भाई, तो हम कुछ अच्छा कर लेंगे, देश को हम बचा लेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई, आपने इतने व्यस्त समय में हमें टाइम दिया। आभार। तो ये राज बब्बर, और हमने आज देखा इनके साथ में रह के कुछ रैलियों में, अभी भी राज बब्बर के अंदर वही शैली, वही तेवर, वही जुझारूपन है। चुनाव का नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन एक बात तय है कि राज बब्बर की कड़कती आवाज़ अब गुड़गांव में तो सुनाई पड़ने लगी है। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।